नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। परिश्रम क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, वादे के अनुरूप इससे पिछले क्लास में मैंने बोला था कि पर्वत श्रेणियों का और मुख्य जो पर्वत चोटियां हैं उनका पूर्व से पश्चिम क्रम, उत्तर से दक्षिण क्रम की एक अलग से क्लास ली जाएगी। तो उसके लिए मैंने आप सभी की सुविधा के अनुसार, क्योंकि कभी कभी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि उत्तर से दक्षिण या पश्चिम से पूर्व की ओर पर्वत चोटियों का क्रम या पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत चोटियों का क्रम बताइए। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम के माध्यम से आप याद करके ये स्पष्ट कर सकते हैं कि वास्तव में इन पर्वत चोटियों का पूर्व से पश्चिम क्रम, पश्चिम से पूर्व क्रम और पूर्व से पश्चिम क्रम ये है। ये पर्वत श्रेणियाँ जिसको अपन काराकोरम पर्वत श्रेणी कहते हैं, लद्दाख पर्वत श्रेणी कहते हैं, जास्कर पर्वत श्रेणी कहते हैं और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कहते हैं, इनका उत्तर से दक्षिण या उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम या दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम बहुत बार यूपीएससी, आरएस, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, दिल्ली पुलिस, रेलवे की एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने यहाँ आपके लिए सभी के लिए एक डायग्राम बनाया और इस तरह समझाने का प्रयास किया। तो देखिए दोस्तों, हमें केवल उत्तर ही सीमा की आवश्यकता थी, इसलिए हमने एक भारत का इस तरह से डायग्राम बनाया। ठीक है, इस डायग्राम के माध्यम से हमने ये समझने का हम यहाँ ये प्रयास करेंगे कि वास्तव में इन पर्वत चोटियों का पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व क्रम क्या है, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर इनका क्रम क्या है और कौन सी पर्वत चोटी जो है वो कौन से राज्य में स्थित है। ठीक है, देखिए हिमालय से कंपटीशन की एग्जाम में हिमालय से यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 100% माने आप कि अगर हिमालय से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो निश्चित रूप से यहीं से पूछा जाएगा। ठीक है, चलो हम बात करते हैं यहाँ पर। एक बार आप इसका अगर याद रखने के लिए, लिखने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो आप ले सकते हैं। आपके सामने यहाँ 5 सेकंड 10 सेकंड का वक्त है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ जो बात है वो इसके संबंध में करेंगे कि हिमालय का क्रम हम कह सकते हैं या हिमालय की जो चोटियाँ या जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उनका क्रम क्या है, तो उनके क्रम की बात करेंगे हम। ठीक है दोस्तों, जब हमने ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ा था उस टाइम मैंने बताया था कि क्रम से 3 पर्वत श्रेणी है। 3 क्या है? पर्वत श्रेणी। जैसे मैं जिसको टिक मार्क कर रहा हूं, ये जो पर्वत श्रेणी है इस पर्वत श्रेणी का नाम है काराकोरम पर्वतीय श्रेणी। काराकोरम पर्वतीय श्रेणी। दोस्तों आजकल आप बहुत सुन रहे हैं कि गलवान घाटी में भारतीय सैनिक और चीनी सैनिकों के मध्य जो झड़प हुई थी और जिसका आजकल काफ़ी विवाद चल रहा है, ये गलवान घाटी वाला क्षेत्र यही है। यही वो क्षेत्र है, गलवान घाटी, गलवान नदी की जो क्षेत्र है ये वही है। ये अक्साई चीन वाला भाग है जिसको अपन LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, इससे थोड़ा उत्तर पश्चिम की ओर स्थित एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम क्या है? काराकोरम पर्वत श्रेणी। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि भारत में सबसे उत्तर में स्थित पर्वत श्रेणी, कि निम्न में से भारत की सबसे उत्तर में स्थित पर्वत श्रेणी है तो वह कौन सी है? काराकोरम। अब ये जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है, हमने बात की थी यहाँ हमेशा टेम्परेचर माइनस में 40, 45, -50 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ तापमान रहता है, तो प्राकृतिक वनस्पति यहाँ पर नहीं होती। ठीक है, इसका मतलब यहाँ चारों ओर बर्फ है, बर्फ का विशाल क्षेत्र है। ठीक है, चारों ओर सफ़ेद ही सफ़ेद दिखाई देता है, बर्फ की परतें जमी हुई है और वहाँ बर्फ गिरती रहती है। ये ऐसा क्षेत्र है, इसलिए इसमें कुछ हिमनद है। इसलिए इसमें क्या है? हिमनद। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि निम्न में से ट्रांस हिमालय में स्थित हिमनद है, तो मैंने आपको यहाँ 3 हिमनद के नाम दिए, एक हिस्पर, एक बैफो और एक बॉल्टोरा।
एक कौन सी है? बाल्टोरा। बाल्टोरा, बैफो और हिस्पर। अब इसका क्रम देखिए, पश्चिम में कौन है? हिस्पर है। मध्य में कौन है? बैफो है। उसके बाद में कौन है? बाल्टोरो है। ठीक है। इसी तरह से पूछा जाएगा कि ट्रांस हिमालय में स्थित हिमनदों के नाम, तो हिस्पर, बैफो और बाल्टोरो। वैसे अगर बात करें तो इधर लघु हिमालय, महान हिमालय वाला जो क्षेत्र है, गंगोत्री, यमुनोत्री, हिमनद यहाँ आता है। उत्तराखंड वाले भाग में आता है कौन? गंगोत्री और यमुनोत्री, ये वाला भाग यहाँ है। तो ये हिमनद यहाँ आ जाएंगे और हिस्पर, बैफो, बाल्टोरो जो हिमनद है ये ट्रांस हिमालय में आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए, काराकोरम पर्वत श्रेणी में भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, जिसको हम K2 कहते हैं, 8611 मीटर जो ऊंची है, ये पर्वत चोटी यहीं स्थित है। कौन सी पर्वत श्रेणी में? काराकोरम पर्वत श्रेणी में। K2 है। खोज करने वाले कौन थे? गॉडविन ऑस्टिन थे, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया? गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है। सियाचिन हिमनद, देखिए सियाचिन, बाल्टोरो, बैफो और हिस्पर, ये सभी कौन से हिमालय में आते हैं? ये सभी ट्रांस हिमालय में आते हैं। कौन से हिमालय में आते हैं? ये सभी ट्रांस हिमालय में आते हैं। ठीक है। तो सियाचिन इधर वाला, उसके बाद बाल्टोरो, उसके बाद बैफो, उसके बाद भी कौन है? हिस्पर। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, उससे काराकोरम पर्वत श्रेणी से हम दक्षिण में भारत की ओर आते हैं, दक्षिण में आते हैं, श्रीनगर की ओर आते हैं, तो उस समय हमें एक और पर्वत श्रेणी को पार करना पड़ता है। एक और पर्वत श्रेणी को हमें पार करना पड़ता है, और उस पर्वत श्रेणी का नाम क्या है? उस पर्वत श्रेणी का नाम है लद्दाख पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी है? लद्दाख पर्वतीय श्रेणी। और लद्दाख पर्वत श्रेणी में दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली पर्वत चोटी कौन सी है? राका पोसी। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी में राका पोसी पर्वत चोटी स्थित है? तो दोस्तों, राका पोसी पर्वत चोटी कौन सी श्रेणी में स्थित है? ये लद्दाख पर्वत श्रेणी में स्थित है। कौन सी पर्वत श्रेणी में? लद्दाख पर्वत श्रेणी में स्थित है। ठीक है। उसके बाद में उससे दक्षिण में आते हैं तो हमें एक और पर्वत श्रेणी देखने को मिलती है, और दोस्तों इस पर्वत श्रेणी का नाम है जास्कर पर्वतीय श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी है? जास्कर पर्वतीय श्रेणी। ठीक है। जास्कर पर्वत श्रेणी में एक पर्वत चोटी है जिसका नाम क्या है? नंगा पर्वत। क्या नाम है? नंगा पर्वत। अब क्वेश्चन आ सकता है कि नंगा पर्वत निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी में है? तो ये जास्कर में है कि ये लद्दाख में है कि ये काराकोरम में है? तो दोस्तों यह कौन सी में है? जास्कर पर्वत श्रेणी में। ये डायग्राम मैंने इसलिए बनाया था, हालांकि ये सभी बातें आपको मैंने पहले पढ़ा दी थी, लेकिन थोड़ा सा याद आसानी से हो, एक ट्रिक से, एक तरीके से अगर हम इसे याद करें तो हम यादें कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पहले की बजाय अब कितना आसान हो गया आपके सामने याद करना। तो यहाँ जो जास्कर पर्वत श्रेणी है, इसमें एक पर्वत चोटी है जिसका नाम क्या है? नंगा पर्वत। और नंगा पर्वत दोस्तों कहाँ स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसके बाद उससे नीचे आते हैं तो आती है कौन सी पर्वत श्रेणी? पीर पंजाल पर्वतीय श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी आती है? पीर पंजाल पर्वतीय श्रेणी। दोस्तों आपको पता होगा, जब आप जम्मू से, कहाँ से जाते हो? जम्मू से श्रीनगर जाते हो तो लगभग 300, 350, 350 किलोमीटर की दूरी है जम्मू और श्रीनगर के बीच में। जम्मू और किसके बीच में है? श्रीनगर के बीच में। तो आप जम्मू से श्रीनगर जाते हो तो एक पर्वत श्रेणी आती है जिसका नाम क्या है? पीर पंजाल पर्वतीय श्रेणी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अगर आपको, देखो कभी कभी व्यवहारिक क्वेश्चन पूछ जाते हैं, मतलब जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको कहाँ से जाना है? आपको जम्मू से श्रीनगर जाना है, तो आप निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी को पार करके जाएंगे? तो वह पर्वत श्रेणी कौन सी है? वह पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है। ठीक है। ये पर्वत श्रेणी ऊंची पर्वत श्रेणी है। आपने चिनाब नदी का नाम सुना होगा, ये ऊंची पर्वत श्रेणी है, और इस ऊंची पर्वत श्रेणी को यूं चढ़कर पार नहीं किया जा सकता, संभव है नहीं है, क्योंकि इस पीर पंजाल के बाद में शुरू होती है कश्मीर घाटी। कौन शुरू होती है? कश्मीर घाटी। तो ये एक ऊंची पर्वत श्रेणी है, इसको यूं सीधा ही पार नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ इनके बीच में एक बना है पास। पास का मतलब होता है दर्रा। क्या बना है? एक पास, एक दर्रा बना हुआ है, और उसका नाम आपने सुना होगा, रामबन बनिहाल दर्रा। क्या नाम है? बनिहाल दर्रा। देखिए जवाहर सुरंग आपने नाम सुना होगा। क्या नाम सुना है? जवाहर सुरंग।
ठीक है, जो इसको अंदर से काट के पार करती है, ये वहीं स्थित है। यहीं पे कौन स्थित है? बनिहाल दर्रा। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए आप कौन से दर्रे को पार करेंगे, तो कौन से दर्रे को पार करते हैं? बनिहाल दर्रे को पार करके जाते हैं, या बनिहाल दर्रे से होकर जाते हैं। और कौन सी पर्वत श्रेणी को पार करते हैं? तो वह कौन सी है? पीर पंजाल पर्वतीय श्रेणी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक जो हमने बात करी है ये सभी जम्मू कश्मीर राज्य में है, ये सभी जम्मू कश्मीर राज्य में। कभी कभी राज्य पूछ लेते हैं। देखिए यहाँ पर काराकोरम पर्वत श्रेणी निम्न में से कौन से राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। इस तरह से हम बात करें लद्दाख पर्वत श्रेणी कौन से राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। इस तरह हम बात करें जास्कर पर्वत श्रेणी कौन से राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। इस तरह हम बात करें यहाँ पर पीर पंजाल पर्वत श्रेणी ये कौन से राज्य में है? हालांकि इधर से हिमाचल प्रदेश में भी आती है, लेकिन ज़्यादा हिस्सा किस में आता है? जम्मू कश्मीर में आता है। तो ये बात भी आपको यहाँ ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसके बाद में हम जब उससे आगे आते हैं और थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ हिमाचल प्रदेश राज्य आता है। कौन सा राज्य आता है? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में स्थित एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम क्या है? धौलाधर पर्वतीय श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी है? धौलाधर। वैसे धौलाधर पर्वत श्रेणी जम्मू कश्मीर में भी है, हिमाचल प्रदेश में भी है, लेकिन इसका ज़्यादा विस्तार कहाँ पड़ता है? इसका ज़्यादा विस्तार हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो धौलाधर पर्वत श्रेणी हिमाचल प्रदेश में, आपने दोस्तों इसके संबंध में बहुत से नाम सुने होंगे। कुल्लू है, मनाली है, कांगड़ा है, या शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला कौन सी पर्वत श्रेणी पर स्थित है? तो ये धौलाधर पर्वत श्रेणी पर स्थित है। कौन सी पर्वत श्रेणी पर? धौलाधर पर्वत श्रेणी पर स्थित है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश से नीचे आते हैं तो यहाँ पर दोस्तों एक नया राज्य आता है जिसका नाम है उत्तराखंड। क्या नाम आता है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में नागटिब्बा और उसके बाद में कौन है? कुमायूं पर्वतीय श्रेणी। नागटिब्बा, कुमाऊं और उसी के बीच में यहाँ पर स्थित एक पर्वत श्रेणी, एक पर्वत चोटी है जिसका नाम क्या है? नंदा देवी। क्या नाम है? नंदा देवी। कि नंदा देवी पर्वत चोटी है कौन से राज्य में? उत्तराखंड में। नागटिब्बा और कुमाऊं कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, इस तरह से गंगोत्री हिमनद, यमुनोत्री जो हिमनद है वो भी कहाँ स्थित है? ये भी इसी भाग में स्थित है, उत्तराखंड वाले भाग में है, जहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है और यमुनोत्री से यमुना का उद्गम होता है। तो यहाँ उत्तराखंड में ये पर्वत श्रेणी है। देख लीजिए, हम पश्चिम से पूर्व की ओर चल रहे हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर। जैसे ऑप्शन में एक कौन आ जाए? लद्दाख आ जाए, उसके बाद में नागटिब्बा आ जाए, उसके बाद में इधर से किसी का नाम आ जाए, तो देख लीजिए पश्चिम से पूर्व क्रम बन रहा है या फिर पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम बन रहा है। तो इस बात को आप यहाँ ध्यान में रखें। उसके बाद में हिमालय का जो विस्तार है ये उत्तराखंड के बाद दोस्तों कहाँ जाता है? ये यहाँ पर नेपाल आ जाता है। यहाँ पर कौन है? नेपाल। नेपाल में भी हिमालय है। तो देखिए नेपाल में सबसे पहले जब आप जाते हो तो आपको एक पर्वत चोटी का नाम मिलता है जिसका नाम क्या है? धौलागिरी। कि धौलागिरी पर्वत चोटी है। अब तक हमने जिन पर्वत चोटियों की बात करी है वो सभी भारत में है। वो सभी कहाँ है? भारत में है। देखिए हमने हिंदुकुश की बात नहीं करी है, ये इधर पाकिस्तान वाले क्षेत्र में आते हैं। अब तक हमने जिनकी बात करी है वो सभी कहाँ हैं? भारत में। अब हम एक बार हिमालय को नेपाल में चलते हैं। नेपाल में सबसे पहले जो पर्वत चोटी आती है जो नेपाल के पश्चिमी हिस्से में, जिसका नाम क्या है? धौलागिरी। उसके बाद में दूसरी जो पर्वत चोटी आती है उसका नाम क्या है? अन्नपूर्णा। क्या नाम आता है? अन्नपूर्णा। उसके बाद में माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, चोमलुंगमा है, इसे सागर माथा कहा जाता है, पर्वतों की रानी कहा जाता है। ये नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? नेपाल में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेपाल को छोड़कर जब हम आगे पूर्व में आते हैं तो एक नया राज्य आता है जिसका नाम है सिक्किम। जो भारत का राज्य है सिक्किम में आते हैं। सिक्किम में जब आते हैं तो यहाँ अपने को एक पर्वत चोटी मिलती है, उसका नाम क्या है? कंचनजुंगा। मतलब भारत की दूसरी ऊंची पर्वतीय चोटी। अगर ऑप्शन में केटू, गार्डविन, ऑस्टिन नहीं यार पूछा गया कि भारत की सबसे ऊंची, तो कौन है? कंचनजुंगा। हालांकि केटू जो वाला जो हिस्सा है ये पीओके वाले भाग में आता है, पाक अधिकृत कश्मीर वाले भाग में आता है, लेकिन है वो भारत का हिस्सा। तो कंचनजुंगा भारत की दूसरी ऊंची पर्वत चोटी, और ये कौन से राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों सिक्किम राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में है? सिक्किम में। उसके बाद दोस्तों और पूर्व में आते हैं तो यहाँ पर अपने को एक राज्य मिलता है जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। ये वही राज्य है जिसमें सबसे पहले सूर्योदय होता है। हम ये बात करें कि भारत का सबसे पूर्व का जो राज्य है वो कौन है? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत वाले भाग में यहाँ पर एक पर्वत चोटी है जिसका नाम क्या है? नामचा बरवा पर्वतीय चोटी।
क्या नाम है? नामचा बरवा पर्वत चोटी। जब आप भारत का अपवा तंत्र पढ़ेंगे तब यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जब आएगा तब नामचा बरवा पर्वत चोटी का नाम आएगा। हम यही कहेंगे कि तिब्बत वाले भाग से ब्रह्मपुत्र नदी बहती हुई नामचा बरवा पर्वत का मोड़ बनाती हुई भारत में प्रवेश करती है। तो ये वही नामचा बरवा पर्वत चोटी है जो कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब पूर्व से पश्चिम क्रम देख लीजिए। सबसे पूर्व में कौन है? नामचा बरवा। उसके बाद में कौन है? कंचनजंगा। उसके बाद में कौन है? माउंट एवरेस्ट। उसके बाद में कौन है? अन्नपूर्णा। उसके बाद में कौन है? धौलागिरी। उसके बाद में कुमाऊं। उसके बाद में कौन सी चोटी? नंदा देवी। उसके बाद में कौन सी श्रेणी? नागटिब्बा। उसके बाद में कौन है? धौलाधर। उसके बाद में पीर पंजाल। उसके बाद में जास्कर। उसके बाद में कौन है? इधर से लद्दाख। और उसके बाद में कौन है? काराकोरम पर्वतीय श्रेणी। ठीक है, ये इस तरह से पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम, और यही सब बातें समझाने के लिए आपको यहाँ एक डायग्राम के माध्यम से समझाया है। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों, इनके संबंध में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछते हैं इनके संबंध में क्वेश्चन। तो ये देखो आप, इनका उत्तर से दक्षिण क्रम पूछते हैं। कौन सा क्रम पूछते हैं कि निम्न में से पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित कीजिए या दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक पर्वत श्रेणी है जिस पहाड़ियाँ हैं जिनका नाम जो क्या है? पटकोई बूम। आता है कि पटकोई बूम की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पटकोई बूम से नीचे आती है कौन सी पहाड़ियाँ? नागा पहाड़ियाँ, जो नागालैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? नागालैंड। दोस्तों उसके बाद नागा के दक्षिण में आती है मणि पहाड़ियाँ, जो कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? मणिपुर में। और उसके बाद में मिजोरम में स्थित पहाड़ियों का नाम क्या है? मिजो पहाड़ियाँ। हम ये कह सकते हैं कि पटकोई बूम, नागा, मणि और मिजो पहाड़ियाँ हैं, ये भारत और म्यांमार के बीच में एक प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती हैं। क्या करती हैं? भारत और म्यांमार के बीच में एक प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती हैं। ये इनका उत्तर से दक्षिण क्रम है, बड़ा आसानी से याद हो जाएगा। मिजो मिजोरम में, मणि मणिपुर में, नागा नागालैंड में, और पटकोई बूम की जो पहाड़ियाँ हैं ये हैं अरुणाचल प्रदेश में। ये कहाँ पर स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद में दोस्तों यूपीएससी आरएएस फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न पहाड़ियों का क्रम बताइए। तो सबसे पश्चिम में यहाँ पर स्थित है कौन सी पहाड़ियाँ? गारो। ये मेघालय में है। ये पहाड़ियाँ तीनों कहाँ हैं? ये मेघालय में है। और यहाँ पर ये 3 जनजातियाँ रहती हैं। ये 3 जनजातियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया। ये तीनों जनजातियां हैं और ये तीनों ही जनजातियां दोस्तों इसी मेघालय वाले क्षेत्र में रहती हैं, इसीलिए उन पहाड़ियों का नाम भी गारो, खासी और जयंतिया रख दिया गया। तो सबसे पश्चिम में कौन है? गारो। उसके बाद में मध्य में कौन है? खासी। उसके बाद में कौन है? जयंती। अगर इनका पश्चिम से पूर्व क्रम पूछा जाए तो ये है आपके सामने। अगर पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम पूछा जाए तो ये जयंती, खासी और गारो आपके सामने है। ठीक है, बाकी और कुछ पहाड़ियाँ थी जिनके बारे में मैंने आपको पहले स्पष्ट कर दिया था, यानी समझा दिया था। दोस्तों ये जो क्लास है, कहने का मतलब इस तरह का इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। आपको ये कैसा लगा? जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, आप उस चैनल को क्या कर लें? सब्सक्राइब कर लें, और उसके बाद बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। कोई कमी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में साथ में ज़रूर बताएं। ठीक है, अब हम इसी में नेक्स्ट बात करते हैं, अगली बात करते हैं। अब तक दोस्तों हमने हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण पढ़ लिया है। कौन सा वर्गीकरण पढ़ा है? भौगोलिक वर्गीकरण। ठीक है, और भौगोलिक वर्गीकरण जो पढ़ा है हमने, उसके बाद हम हिमालय का एक और वर्गीकरण पढ़ेंगे जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम उनके संबंध में बातें करेंगे। ठीक है, तो वह कौन सा है? हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। प्रादेशिक वर्गीकरण मतलब यह है कि हिमालय का पहले वाला जो विभाजन किया था, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी, जो हमने किया था वो तो था हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण। अब क्या है कि हिमालय का एक प्रादेशिक वर्गीकरण और है, और इस प्रादेशिक वर्गीकरण को सिद्ध करने वाले या ये प्रादेशिक वर्गीकरण देने वाले थे जिनका नाम था सर सिडनी बुर्रार्ड। सर सिडनी बुर्रार्ड नाम था इनका।
ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में यह आ जाए, क्योंकि स्पेशल ज्योग्राफी की, नेट की, यूपीएससी की, आरएस फर्स्ट ग्रेड में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हिमालय का निम्न में से प्रादेशिक वर्गीकरण देने वाले हैं। तो हिमालय का निम्न में से प्रादेशिक वर्गीकरण देने वाले कौन हैं? सर सिडनी बुर्रार्ड। देखिए दोस्तों, प्रादेशिक वर्गीकरण का मतलब ये है कि हम इस हिमालय को प्रदेशों के अनुसार विभाजित करेंगे। किसके अनुसार विभाजित करेंगे? अलग अलग प्रदेशों के नाम से विभाजित करेंगे। जैसे आपने नाम सुना होगा, हिमालय के प्रादेशिक वर्गीकरण में सबसे पहले कश्मीर हिमालय अथवा पंजाब हिमालय। कौन सा नाम आता है? कश्मीर हिमालय, या फिर क्या कहते हैं, या फिर इसे कहा जाता है पंजाब हिमालय। क्या कहा जाता है? कश्मीर अथवा पंजाब हिमालय। उसके बाद में दोस्तों दूसरा जो आता है उसका नाम है कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय, ठीक है, कुमाऊं गढ़वाल नाम आपने सुना होगा, ये उत्तराखंड में स्थित है। तीसरा जो है दोस्तों उसका नाम है नेपाल हिमालय। उसका नाम क्या है? नेपाल हिमालय। ये डायग्राम जो आपके सामने बना हुआ है, हम इसे मिटाएंगे नहीं, हम इसे नहीं मिटाएंगे, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन हमारे यहाँ हल होंगे आपके। कैसे हल होंगे देखना। और 4 नंबर जो आता है दोस्तों उसका नाम है असोम हिमालय। क्या नाम आता है? असोम हिमालय। ये आप याद कर लें, ये बात आप ध्यान कर लें कि ये 4 जो भाग है ये हिमालय का प्रादेशिक। अब देखो, जम्मू कश्मीर या पंजाब एक प्रदेश, एक राज्य का नाम है। कुमाऊं उत्तराखंड में स्थित एक राज्य का नाम। नेपाल भी एक प्रदेश, इधर से असोम भी क्या है? एक प्रदेश, और उसी के नाम पर असोम अरुणाचल हिमालय का नाम दे दिया गया। ठीक है, या अपन उसको कह सकते हैं सिक्किम में हिमालय, इस तरह का नाम भी दिया जा सकता है। इनका विभाजन करेंगे अपन, और विभाजन करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, एक सबसे महत्वपूर्ण बात देखेंगे यहाँ पर कि सर सिडनी बुर्रार्ड ने हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण तो दिया, प्रादेशिक वर्गीकरण तो दिया, लेकिन इनका विभाजन किसके आधार पर किया? विभाजन कैसे कर दिया? जैसे भौगोलिक वर्गीकरण में तो ये ज़्यादा ऊंचाई वाला भाग था, एक अलग प्रकार की जलवायु थी, अलग नाम दे दिया। फिर कम ऊंचा था, अलग नाम दे दिया। उससे नीचे था, कम, अलग नाम, और उससे नीचे था, अलग नाम दे दिया। ठीक है, लेकिन ये विभाजन सर सिडनी बुर्रार्ड कैसे करेंगे? ये विभाजन वो किस प्रकार से करेंगे? तो देखिए दोस्तों, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर सिडनी बुर्रार्ड ने हिमालय के प्रादेशिक वर्गीकरण का आधार माना, आधार क्या था, किस आधार पर यह है वर्गीकरण, ये 4 नाम उन्होंने दे दिए। किस आधार पर दिए? तो दोस्तों वैसे तो प्रादेशिक है, लेकिन सबसे मुख्य आधार उनका था नदी घाटी। सबसे मुख्य क्या था? नदी घाटी की अलग अलग जो नदियां बहती थी उसके हिसाब से उनका नाम दे दिया कि इन 2 नदियों के बीच में ये हिमालय, इन 2 के बीच में ये है, और इन 2 नदियों के बीच में ये हिमालय स्थित है। जैसे अपन बात करें कश्मीर अथवा पंजाब हिमालय है, ये कौन सी 2 नदियों के मध्य स्थित है? कश्मीर अथवा पंजाब हिमालय है, ये कौन सी बड़ी 2 नदियों के बीच है? तो उनका मानना था कि एक तो कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी। कौन सी नदी है? कौन सी नदी है? सिंधु नदी। सिंधु नदी से लेकर सतलुज नदी के बीच, सिंधु नदी से लेकर कौन सी नदी के बीच में? सिंधु नदी से लेकर सतलुज नदी के मध्य तक हिमालय को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इतने इस हिमालय को कहा जाता है कश्मीर हिमालय अथवा पंजाब हिमालय। दोस्तों ये मत सोचना मैं यहाँ इनको मिटा दूंगा तो आपके बहुत से क्वेश्चन हल नहीं होंगे। आप थोड़ा सा इस बात का गौर करें, जिस हिस्से से होकर सिंधु नदी बहती है वहाँ से लेकर जहाँ तक कौन सी नदी बहती है? सतलुज नदी बहती है। कौन सी बहती है? सतलुज नदी बहती है। उसके बीच के हिमालय को कहा जाता है क्या? कश्मीर हिमालय। क्या कहा जाता है? कश्मीर हिमालय। इस कश्मीर हिमालय की जो लंबाई है, कश्मीर हिमालय की क्या है? कहाँ से लेकर? सिंधु नदी से लेकर सतलुज नदी के बीच का ये जो भाग है, इसी भाग की लंबाई जो है वो दे दी 560 किलोमीटर। कितने किलोमीटर लंबा है? 560 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं कि निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी कश्मीर अथवा पंजाब हिमालय में स्थित है?
अब आप देख सकते हैं आपके सामने कौन कौन सी पर्वत चोटियाँ हैं जो इन दो नदियों के बीच में स्थित है। भाई केटू का नाम भी है, उसके बाद में हम राकापोसी का नाम भी हमने पढ़ा है, उसके बाद में हम बात करें लद्दाख पर्वत श्रेणी है, नंगा पर्वत है, जास्कर पर्वत श्रेणी है, इसके बाद में इधर हम बात करें धौलाधर पर्वत श्रेणी है, इसी तरह से हम बात करें पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है। ये सभी कौन से हिमालय में स्थित है? ये सभी कश्मीर हिमालय में स्थित है। कौन से हिमालय में? कश्मीर हिमालय में। या फिर पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा हिमनद कश्मीर हिमालय में स्थित है? तो इधर देख लीजिए, हिस्पर, बैफो, बाल्टोरो, सियाचिन, ये सभी जो हिमनद हैं ये कौन से हिमालय में स्थित है? कश्मीर हिमालय में स्थित है। ये हिमालय का सबसे अधिक ऊंचाई वाला भाग है। हम बात करें भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू गार्डविन ऑस्टिन है, ये भी कौन से हिमालय में स्थित है? कश्मीर हिमालय में स्थित है। तो याद रखना सिंधु से लेकर सतलुज के बीच में स्थित कश्मीर हिमालय है। कश्मीर या पंजाब हिमालय की लंबाई कितनी है? 560 किलोमीटर है। इसमें आने वाली पर्वत श्रेणी इधर से कौन? काराकोरम, उसके बाद में लद्दाख, उसके बाद में कौन है? जास्कर, उसके बाद में कौन है? पीर पंजाल। पर्वत चोटियों की बात करें तो केटू कौन से हिमालय में? कश्मीर हिमालय में। राकापोसी कौन से में है? कश्मीर हिमालय में। नंगा पर्वत कौन से में है? कश्मीर हिमालय में। ठीक है, तो ये सभी, और धौलाधर पर्वत श्रेणी भी कौन से हिमालय में है? कश्मीर हिमालय में स्थित है। उसके बाद में कश्मीर हिमालय में स्थित है हिस्पर हिमनद, बैफो हिमनद, बाल्टोरा हिमनद और सियाचिन हिमनद भी कौन से भाग में आते हैं? ये सभी भी कश्मीर हिमालय में आते हैं। सतलुज है, झेलम है, रावी है, व्यास है, ये सभी सिंधु की सहायक जो नदियां हैं वो सभी कौन से हिमालय में बहती है? वो सभी कश्मीर हिमालय में बहती है। हम बात करें इस हिमालय में छोटे छोटे घास के मैदान हैं जिसको हम कश्मीर में क्या कहते हैं? मर्ग कहते हैं, और उत्तराखंड में हम उसको बुग्याल या क्या कहते हैं? प्यार। तो मर्ग, सोनमर्ग, तनमर्ग, पहलगाम, ये सभी जो पर्यटक स्थल है वो कौन से हिमालय में आते हैं? वो सभी कश्मीर हिमालय में आते हैं या फिर पंजाब हिमालय में आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक बार सेकंड ग्रेड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि नंदा देवी पर्वत श्रेणी या नंदा देवी पर्वत चोटी निम्न में से कौन से हिमालय में स्थित है? तो नंदा देवी पर्वत चोटी अब आप देख सकते हैं क्या कश्मीर हिमालय में है? नहीं है, क्योंकि सतलुज के बाद में है कौन पर्वत चोटी? नंदा देवी पर्वत चोटी। इसलिए हम बात करेंगे कुमाऊं हिमालय के बारे में। ठीक है, कि कुमाऊं हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो देखिए दोस्तों, कुमाऊं हिमालय का विस्तार है, ये कौन सी नदी? सतलुज नदी। कौन सी नदी है? सतलुज नदी। सतलुज नदी से आगे चलते हैं तो एक नदी आती है जिसका नाम है काली नदी, या फिर उसको कहा जाता है शारदा नदी। या तो उसे क्या कहते हैं? उसे काली नदी कहा जाता है, या फिर क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहा जाता है शारदा नदी। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये इधर वाला जो गंगा में आने के बाद मिलती है, ये गंगा नदी की एक सहायक नदी है जो तिब्बत वाले भाग से आती है। काली, और इधर से कौन? सतलुज। सतलुज और काली नदी के बीच के भाग को कहा जाता है कुमाऊं हिमालय। क्या कहा जाता है? कुमाऊं हिमालय। किसके बीच में? इधर से कौन? सतलुज, इधर से कौन है? काली नदी, इसके बीच में कौन सा हिमालय? कुमाऊं हिमालय। ठीक है, नाग टिब्बा, कुमाऊं पर्वत श्रेणी, नंदा देवी, गंगोत्री हिमनद, यमुनोत्री हिमनद, कैलाश पर्वत श्रेणी, ये सभी जो पर्वत श्रेणियां हैं ये कौन से हिमालय में आती हैं? कुमाऊं हिमालय में आती है। हम ये कह सकते हैं कि इस हिमालय का अधिकांश विस्तार उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। और सेकंड ग्रेड के एग्जाम, आरपीएससी सेकंड ग्रेड के एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि नंदा देवी पर्वत श्रेणी निम्न में से कौन से हिमालय में स्थित है? इन चार हिमालयों में से नंदा देवी पर्वत चोटी कौन से के बीच में स्थित है? इधर से कौन? सतलुज, इधर से कौन? काली। इन दोनों नदियों के बीच में स्थित जो हिमालय है उसको अपन क्या कहते हैं? कुमाऊं हिमालय कहते हैं। नाग टिब्बा है, इसी तरह से हम बात करें इधर से कुमाऊं जो है ये सभी किसी हिमालय में आते हैं? कुमाऊं। कुमाऊं गढ़वाल आपने नाम सुना होगा। कुमाऊं गढ़वाल का जो क्षेत्र है जो उत्तराखंड में स्थित है उसी हिमालय के भाग को क्या कहते हैं? कुमाऊं हिमालय कहते हैं। ठीक है, इस हिमालय की कहाँ से? ये सतलुज नदी से लेकर काली नदी के बीच लगभग कितने किलोमीटर लंबा है? तो ये 520 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। लगभग ये 560 में था और ये कितने में आ गया? 520 किलोमीटर में फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ है? 520 किलोमीटर के मध्य। उसके बाद में ये दोस्तों काली जो नदी है, इस काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के बीच, काली नदी से लेकर किसके बीच से?
तीस्ता नदी, देखो नदी आती है तीस्ता, कौन सी नदी है? तीस्ता नदी। काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के बीच लगभग फैला हुआ 800 किलोमीटर की लंबाई में, कितने किलोमीटर की लंबाई में फैला है? लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ एक पर्वत श्रेणी है और उसका नाम क्या है? एक हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण है जिसका नाम है नेपाल हिमालय। देखिए इधर से कितना था? 560, उसके बाद में कितना है? 520, उसके बाद में कितना है? 800, और ये उससे कम है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि निम्न हिमालय के ये जो भाग हैं, ये सभी जो भाग हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा लंबाई वाला भाग है। जैसे अगर इसको आरोही अवरोही क्रम में पूछा जाए तो आगे जो असोम हिमालय है इसकी लंबाई है 720 किलोमीटर, ठीक है। नेपाल हिमालय की लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर। कुमाऊं हिमालय की लंबाई कितनी है? 520 किलोमीटर। और ये जो कश्मीर हिमालय है इसकी लंबाई कितनी है? 560 किलोमीटर। तो सबसे ज़्यादा हिमालय के प्रादेशिक वर्गीकरण में निम्न में से सबसे ज़्यादा विस्तार है तो कौन से हिमालय का? नेपाल का है, क्योंकि कितना है? 800 किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि दुनिया की ऊंची पर्वत चोटी निम्न में से कौन से हिमालय में है? दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी देख लीजिए, इधर से तीस्ता, इधर से काली नदी, इसके बीच में स्थित है कौन? माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और ये माउंट एवरेस्ट भी कहाँ स्थित है? नेपाल हिमालय में। धौलागिरी पर्वत श्रेणी निम्न में से कौन से हिमालय में है? नेपाल हिमालय में। अन्नपूर्णा पर्वत चोटी निम्न में से कौन से हिमालय में है? नेपाल हिमालय में। माउंट एवरेस्ट निम्न में से कौन से हिमालय में स्थित है? नेपाल हिमालय में। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ इन सब बातें आपको समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। तो इन बातों को दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है। तो हिमालय का सर्वाधिक विस्तार है और हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों वाला भाग भी कौन है? नेपाल हिमालय है। हम बात करें दार्जिलिंग, चुंबी घाटी, ये चुंबी घाटी का क्वेश्चन एक बार पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है, सेकंड ग्रेड के एग्जाम में, कि चुंबी घाटी स्थित है तो सिक्किम में स्थित है। इधर से दार्जिलिंग हिमालय वाला जो भाग है, दार्जिलिंग से अपन कहाँ जाएं? इधर हम सिक्किम से होकर तिब्बत की ओर जाते हैं, तो चुंबी घाटी जो है उसी से होकर जाती है, ठीक है। उसके बाद में अगला जो हिमालय का प्रकार है उसको मैंने कह दिया, हम उसे अरुणाचल भी कह सकते हैं, हम उसे दार्जिलिंग हिमालय भी कह सकते हैं, हम उसे असोम हिमालय भी कह सकते हैं। तो तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी या ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का ये भाग कहलाता है असोम हिमालय। क्या कहलाता है? असोम हिमालय। कौन सा हिमालय कहलाता है? असोम हिमालय, क्योंकि आसाम राज्य और आसाम का जो नया नाम है वो क्या है? असोम है। इसका नाम भी क्या दे दिया? असोम हिमालय। असोम हिमालय का विस्तार है तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी के बीच में। ब्रह्मपुत्र का नाम क्या है? दिहांग नदी है। इन दोनों के बीच के हिमालय को कहते हैं असोम हिमालय। लंबाई कितनी है? 720। चारों जो वर्गीकरण है इसमें दूसरा नंबर आता है क्षेत्रफल में, 720 किलोमीटर लंबाई के हिसाब से कौन से हिमालय का? असोम हिमालय का आता है, ठीक है। यही बात है। हम बात करें जैसे दार्जिलिंग है, इधर असोम का भाग है, अरुणाचल प्रदेश का भाग है, ठीक है। और उसमें स्थित कुछ पहाड़ियां हैं जिनका नाम हम पहले, जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं। डाफला पर्वत श्रेणी है, मेरी है, मिसमी है। ये सभी जो पर्वत छोटी छोटी पहाड़ियां हैं ये सभी कौन से हिमालय में आती हैं? ये सभी असोम हिमालय में ही आती है। अगर इनको याद करें तो आप देख सकते हैं, डाफला मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता दिया था। डाफला, मेरी पहाड़ियाँ, मिकिर पहाड़ियाँ और मिसमी जो पहाड़ियाँ हैं ये सभी कौन से हिमालय में स्थित हैं? ये सभी असोम हिमालय में स्थित है, ठीक है। तो आप इनको याद कर लें इस तरह से। एक नदी थी जिसका नाम सिंधु, सिंधु से सतलुज, सतलुज से काली, काली से तीस्ता। इन सभी नदियों के बीच में स्थित हमारे ये हिमालय, सबसे पहले कश्मीर हिमालय, उसके बाद में कुमाऊं हिमालय, उसके बाद में नेपाल हिमालय और उसके बाद में कौन आता है? असोम। तो सिंधु, सतलुज, काली, तीस्ता और दिहांग, इन सभी नदियों के बीच में इस तरह से फैला हुआ है कौन? हमारा हिमालय। यूँ करके आप इसको याद कर सकते हैं, ज़्यादा कोई कठिन नहीं है। ऐसे ऐसे करके आप इसे अगर याद करते हैं, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया था, तो उसके बाद में आप अपने एक रेखा चित्र भारत का ले लें, उसमें इनको इस तरह से सेट कर लें और फिर किसी दूसरे कलर के पेन से, जैसे मैंने भी आज यहाँ गलती करी है, अगर कोई मेरे पास दूसरे कलर का यहाँ मार्कर होता तो मैं उसको आपको थोड़ा और अच्छी प्रकार से बता सकता था। दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।